शुभ संध्या मित्रों। हिंदी व्याकरण में हम लोग धीरे धीरे करके कई सारे टॉपिकों को पढ़ते जा रहे हैं और यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक आपका हिंदी का व्याकरण पूर्ण न हो जाए। हाँ, हिंदी व्याकरण के लिए एक छोटी सी बात मेरी भी है, वर्तनी अशुद्धि। शायद यही एक वजह जिस वजह से मैंने हिंदी व्याकरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अशुद्धियाँ ऐसे नहीं कि आपके एक साथ तुरंत चली जाएं, सब सही हो जाए। धीरे धीरे इन नियमों को जानते जाएंगे, आप उपयोग करते जाएंगे, धीरे धीरे अपनी अशुद्धियों को ध्यान देते जाएंगे, फोकस्ड होके उन गलतियों को सुधारते जाएंगे तो एक एक करके आपकी अशुद्धियाँ कम होती जाएंगी और धीरे धीरे आप सही की तरफ ट्रेंड्स करेंगे। आइडियल कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, आप लगभग सही लिखने लगेंगे। हाँ, इन नियमों को जानना समझना, कभी कभी देखते हैं किताबों में कुछ अक्षरों को शब्दों को देखते हैं, बड़ा ताज्जुब लगता है क्या है, किस तरीके से बनाया गया है, तो उनको भी आपको समझना पड़ेगा। उन नियमों को एक एक करके मैं यहाँ बताता चलूंगा। हाँ, कुछ लेक्चर्स लंबे हो सकते हैं, छोटे छोटे ही टॉपिक रहेंगे, लेकिन हाँ कई ठो रहेंगे, एक एक करके आपके बढ़ते चले जाएंगे। हर एक छोटे टॉपिक से हमको कुछ न कुछ खास सीखने को मिलना है और सीखने को मिलेगा, लेकिन हाँ इसको जो ध्यान से एक सीरीज के रूप में आप पढ़ते जाएंगे। प्लेलिस्ट के थ्रू आप एक एक करके वीडियो को क्रम से देखिए, इसलिए मैंने क्रम से लगाया। लेट भले ही होता है, लेकिन जो भी है वो क्रम से है। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अशुद्धि संशोधन संबंधी मुख्य बातें, वो कुछ जरूरी चीजें जिनके द्वारा हम अपने वर्तनी को सुधार सकते हैं। वर्तनी अर्थात जो हम लिखते हैं, स्पेलिंग करने का सेंस अंग्रेजी में है, उसी तरीके से हिंदी में मात्रा और वर्ण के माध्यम से हम जो लिखित रूप में लिखते हैं उसी को हम वर्तनी भी कहते हैं और उसी लिखने की रीति को वर्तनी के साथ साथ अक्षरी भी कहते हैं। तो वर्तनी के साथ साथ अक्षरी भी कहते हैं और एक आध पूछा भी गया, इसे हिज्जे भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से हो, हम जैसा उच्चारित करेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। जैसे बोलते हैं, आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं MA, तो M और M देखिए इंग्लिश का लेटर है, इसको कुछ लोग पढ़ते हैं M और कुछ लोग पढ़ते हैं यम। ये यम नहीं है, ये M है। अगर किसी का नाम है M राज, तो अगर हम यम उच्चारण करते तो हम उसको क्या कहेंगे, यमराज, जबकि होना क्या चाहिए, M राज। तो उसी तरीके से अगर हम वर्णों का, व्यंजनों का या स्वरों का उच्चारण अगर सही करें तो सामने वाला सुनेगा सही और सुनेगा सही तो उसको लिखेगा सही। इसी क्रम को आपने ध्यान दिया होगा, सुबोपली भी कहते हैं। सुनना, बोलना और पढ़ना एवं लिखना। तो सबसे पहले आप सही सुनिए, सही बोलिए, सही पढ़िए और फिर सही लिखिए। तो उसी क्रम को ध्यान देते हुए हमको इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। हम किस तरीके से किसी चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं, किस तरीके से किसी चीज़ को सुन रहे हैं और किस तरीके से उसको लिख रहे हैं। अगर एक भी जगह मिस्टेक हुआ तो कहीं न कहीं हमारे व्याकरण की दृष्टि से उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक और बात, हमारे जगत में, हमारे आसपास में, हमारे समाज में जिस तरीके से, चूंकि हिंदी विद्यमान है तो कहीं ना कहीं उसको अशुद्धियों के साथ बोला जाता है। इस वजह से भी हम जब उसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं कि क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा। जैसे कहते हैं दोबारा, दोबारा, दोबारा सही है, दोबारा सही है, दोपहर या दोपहर। तो ऐसे बहुत सारे तमाम शब्द हैं, हम लोग यूजुअल तो यूज कर लेते हैं, लोग सुन भी लेते हैं, इस वजह से हमको एक डाउट सा बना रहता है कि कौन से शब्द हमारे सही होंगे, कौन से शब्द गलत है, किसको कहे सही, किसको कहे गलत। तो यही एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी, यानी जो हम लिखेंगे वो भी क्या होगा, अशुद्ध होगा। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण, बोली अर्थात जो हमारे अगल बगल जिस तरीके से डायलेक्ट है, जिस तरीके से बोला जाता है उस भाषा को, तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियां आ जाती है और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो छोटी छोटी बहुत सारी जरूरत की ऐसी बातें जिनके द्वारा हम अपनी लिखावट को सही और शुद्ध कर सकते हैं, उन बातों को हमें एक एक करके जानना है, समझना है, कब कहाँ हम क्या
यूज करेंगे। जैसे कहते हैं गृह, कुछ लोग ग्रह, तो ग्रह कार्य नहीं होता, गृह कार्य होता है। तो गृह और ग्रह में क्या अंतर है? वहां पे ग हलन धन र हलन धन अ है ग्रह के केस में, जबकि गृह में ग्री यानी ग हलन प्लस री की मात्रा होती है। तो कहाँ री की मात्रा का उच्चारण करना है, कहाँ र का उच्चारण करना है, र को यूज करना, इसको हमें ध्यान से सीखना पड़ेगा। तो आइए कुछ चीजों को देखते हैं, वैसे क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ टॉपिक है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत में पाया जाता है, फिर भी हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं प्रातः, दुख, अंतःकरण, प्रायः, निःशुल्क। इन सब शब्दों में एक छोटी सी बात आपने ध्यान दी जाए नहीं दी, लेकिन अब दीजिए कि जब भी जहां भी विसर्ग लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? वो स्वर के बाद लग रहा है। इस तरीके से लग रहा है, जैसे प्रातः, तो तह है वो क्या है? त हलंत धन अ अलंत धन अह यानी विसर्ग की मात्रा। तो यहाँ पे हमारा स्वर देखें कौन से स्वर के बाद बिंदी बिंदी आया है? अ के बाद आया है। उसी तरीके से दुख, जब दुख बोलते हैं तो द हलंत प्लस उ प्लस विसर्ग, तो उह हमारा क्या है? स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से हम बोले अंतःकरण, तो अंतःकरण में त हलंत प्लस अ फिर अह यानी विसर्ग है। वहीं प्रायः में ध्यान दीजिए तो अ हलंत अ, य हलंत प्लस अ हलंत, य हलंत प्लस अ प्लस विसर्ग। वहीं निःशुल्क जब बोलते हैं न हलंत प्लस छोटी ई प्लस अह का मात्रा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? हमने पढ़ा भी था विसर्ग के केस में यह खुद स्वयं स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि किसी न किसी स्वर के साथ आता है। हम उसी तरीके से इसको यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अह आ रहा है, उह आ रहा है, निह आ रहा है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल जब भी होता है तो कहाँ होता है? स्वर के बाद होता है। इसको पढ़ने में भी ध्यान दीजिएगा, हम कैसे पढ़ते हैं। प्रातः, दुख, दुख नहीं दुख, मतलब द के दुख के बाद उह की मात्रा आई। अंतःकरण, प्रायः, निःशुल्क। जैसे अंतःकरण, सीएम भरत की मूवी लगभग आप सभी ने शायद देखी भी होगी, उसमें यही ना बोलता है वो शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण। तो वहां पे है क्या? अंतः, त के बाद हमारा विसर्ग आया हुआ, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारी बात आती है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु और बिंदु में बहुत डाउट होता है। कभी हम लोग गांधी जी को गा के ऊपर अंक की मात्रा लगा देते हैं, कभी गा के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देते हैं। अगर गा के ऊपर बिंदी लगा दी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? गांधी, गांधी यानी उच्चारण खींच के किया जाएगा। वहीं गा के ऊपर चंद्र बिंदी लगाते हैं तो बोलते हैं गांधी, महात्मा गांधी। तो जब हम चंद्र बिंदी लगाते हैं उस केस में खास बात क्या होती है? हिंदी की यह अपनी ध्वनि है, यह संस्कृत में नहीं है। इसके उच्चारण के समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, लेकिन उच्चारण हल्का होता है। सबसे खास बात यही कि उच्चारण हल्का होता है। जैसे आप बोलते चांद, तो चांद है, चांद नहीं होता, चांद। तो जब आप चांद बोलते हो तो उसमें नाक का इस्तेमाल भी आप कर रहे हो। मन चाहे बोल के देखिए चांद, तो हल्का सा नाक का ट्यूनिंग आता है, इस वजह से यहाँ पे आ गया उच्चारण हल्का होता है। बोलते हैं लोग गांव, गांव नहीं बोलते, गांव। आंख, आंख नहीं बोलते, आंख बोलते हैं क्या? नहीं, उन बोलते हैं आंख। गेहूं, आंगन, आंगन नहीं बोलते, आंगन। तो आंगन बोलते हैं, उसमें न का हल्का सा साउंड आता है, न कि आंगन, ऐसा नहीं बोलते। आंचल, आंचल नहीं बोलते, माँ का आंचल नहीं है, आंचल, तो उसमें हल्का सा न का साउंड है। बाढ़, हंसना, अभी हंसना है लॉफिंग के लिए कहा गया है। भाई ह के ऊपर अगर बिंदी आ गया तो हो जाएगा हंस, हंस पक्षी है, जबकि यहाँ हर्ष का अर्थ क्या है? हंसने से है, लॉफिंग से है, जबकि यहाँ पर किससे है? हंस से है। अंगूठा, अंगूठा नहीं होता, अंगूठा। ऊंट, ऊंट होता है क्या? ऊंट नहीं, ऊंट। मतलब यहाँ बस ना की हल्की सी ट्यूनिंग आ रही है, जिस वजह से हम नासिका का प्रयोग मामूली सा करते हैं। घुंघरू, घुंघरू।
आंवला, मूछ, मूंछ होती है नहीं, मूछ, लेकिन न का साउंड हल्का सा है। तांबा, तांबा नहीं होता, तांबा। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं चंद्र बिंदु को। वही बात आती है हमारी अनुस्वार के केस में। अनुस्वार यानी अंक का मात्रा जब हम ऊपर बिंदी लगा के इस्तेमाल करते हैं, किसके ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर जब बिंदी लगाते हैं। यदि उच्चारण खींच के किया जाता है तो अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे अंक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न का साउंड भरपूर है। अंक, अंग, रंक, हंस, कंस, वंश, पतंग, पतंग नहीं पतंग, पलंग, तिरंगा, हमारे ध्वज की बात कीजिए, तेलंगाना, विशेषांक, सूचकांक। तो इन सब में नाक का जो प्रयोग है खींच के किया जाए, जो उच्चारण हमारा वहां पे अंक की मात्रा जो खींच के यूज की जा रही है। इस वजह से इन दोनों में आपको ध्यान, अगर थोड़ा सा भी बोलने में दे, उच्चारण सही होगा तो हमारा लिखना भी सही होगा। इसके बाद लास्ट आता है हमारा अर्धचंद्र। इस कुछ शब्द में इस अर्धचंद्र का प्रयोग होता है, इसका उच्चारण अ के समान होता है, आ के समान नहीं। हम सीधा से कह सकते हैं आ और अ के बीच का साउंड, आ और अ के बीच का साउंड। मतलब जैसे बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते, डॉक्टर ऐसा भी नहीं बोलते, हम लोग उसके बीच में साउंड लाते हैं। कैसे, डॉक्टर, डॉक्टर। नॉलेज, कॉलेज। लेकिन अब देखिए ध्यान देंगे तो मैक्सिमम जो अंग्रेजी के शब्द हैं उसी पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आपने आगे स्वर के विषय में पढ़ा था, बस बिल्कुल वही है। आ के समान नहीं, अ से हल्का सा कम और आ से हल्का सा ज्यादा। यह प्राय अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही इसका प्रयोग होता है, जैसे नॉलेज, कॉलेज, डॉक्टर, टॉफी, ऑफिस, कॉमन आदि। अब इसके आगे हम एक एक करके खास खास नियमों को देखेंगे, व्यंजनों को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे व्हेल मछली, ब्राह्मण बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। तो इन सब शब्दों के बारे में, पंचमाक्षर का प्रयोग कैसे करना है हमको। दूसरी बात, जब हम आधा अक्षर यानी व्यंजन में जब स्वरहीन व्यंजन की बात करते हैं तो वहां पर हम ध्यान देते हैं, कहीं कहीं कुछ अक्षरों में क्या होता है, जो हमारा जो रेखा होता है, खड़ी पाई, वो किनारे होता है। जैसे आप कहिए ख, ग, घ, इसमें। वही जब हम बात करते हैं क, फ, तो उसमें खड़ी पाई बीच में होता है। वहीं कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जैसे ह, ड, ट, ठ, इसमें खड़ी पाई होता नहीं है। तो इन सब अक्षरों को जब हम स्वरहीन रखें और उनको शब्दों में इस्तेमाल करें तो कैसे करते हैं, एक एक करके उन एक एक नियमों को हम लोग आगे देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।